हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कम टू द एनवायरनमेंट पार्ट पीटी 365। तो आप लोगों ने बोला था कि हमको एनवायरनमेंट भी मैम शुरू कर दीजिए, तो मैं एनवायरनमेंट भी शुरू कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर दूँगी। तो हेल्थ मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद मैं डिफेंस पढ़ाऊँगी। तो एनवायरनमेंट पार्ट का जो पहला पार्ट है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज का पहला ग्लोबल सिनेरियो, वो मैं आपको आज ही कंप्लीट करा दूँगी। ये पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज बड़ा टॉपिक है, इसलिए फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ मैं ग्लोबल सिनेरियो पढ़ाऊँगी। सो लेट्स कम टू द क्लाइमेट चेंज। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल सिनेरियो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी रिपोर्ट है दैट इज़ आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जो हर बार आती है। ठीक है, मतलब जो आती है हर बार पीटी 365 में। इसी से हमारा स्टार्ट होता है पीटी 365 का फर्स्ट पेज। तो अभी आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज है, जिसने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है। जो वर्किंग ग्रुप 1 है उनका 6 असेसमेंट रिपोर्ट का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है। उसका टाइटल है AR6, मतलब असेसमेंट रिपोर्ट 6 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। अब रिपोर्ट के बारे में बताएं तो आईपीसीसी जो है वो बहुत सारा असेसमेंट करती है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चेंज हो रहा है और उसके इम्पैक्ट की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, फ्यूचर रिस्क क्या क्या है, तो उन सब की रिपोर्ट बनाता है। सो फार अगर हम बताएं तो 5 असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक आई हैं हमारे आईपीसीसी की, और ये जो है 6th वन है, और ये जो है 1990 से रिलीज़ हो रही है, और ये 6th वन है। अब ये AR6 जो है वो अपडेट है असेसमेंट रिपोर्ट 5 में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। तो इम्प्रूवमेंट ये 5 साल में एक बार आती है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट क्या किया है उन्होंने सिंस AR5? तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड एस्टिमेट्स को इन्वॉल्व किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, और इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हमारे पैलियो क्लाइमेटिक आर्चीव्स हैं, जो भी आ रही हैं क्लाइमेट चेंज के जो भी कंपोनेंट हैं, उनको इंक्लूड किया है। न्यू क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशंस बनाए हैं, न्यू एनालिसिस किए हैं, मेथड्स बनाए हैं, जो कि हमारी बहुत सारे लाइंस ऑफ एविडेंस जो है उनको कंबाइन करेंगे, जो हमारी ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट चेंज में, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। तो ये हमारी कुछ इंप्रूवमेंट है। तो अब हम देख लेते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज है क्या। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि आईपीसीसी है क्या। तो आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 में क्रिएट की गई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलकर क्रिएट की थी। तो याद रखिएगा किसने क्रिएट की थी? डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने आईपीसीसी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी 1988 में। ये हमारे गवर्नमेंट को हर लेवल पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे क्लाइमेट पॉलिसीज़ डेवलप कर सके। उसके लिए जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को सारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स में प्रोवाइड करती है। अब हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो आईपीसीसी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर है, और 195 कंट्रीज जो है इनकी मेंबर है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, यूएनईपी ने मिलके जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और मेंबर कौन है? इंडिया भी इसका मेंबर है, 195 मेंबर्स है। अब अदर की इन्फॉर्मेशन की बात बताएं तो इन 2007 में आईपीसीसी और उसके और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट एल गोर ने जॉइंटली उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था उनके एफर्ट्स के लिए, जो भी वो क्लाइमेट चेंज से जो भी मैनमेड क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है डेवलप किया गया था, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, 2007 में। अब क्या की फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की हम देखते हैं। तो करंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अगर बताएं तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो इक्विवोकली वार्म्ड द एटमॉस्फेयर, ओशन और लैंड। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर और ओशन और लैंड को बहुत ज़्यादा वार्म कर रहा है। तो ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन वेल मिक्सड, मतलब ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारा एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे अगर लिंक किया जाए तो ग्लोबल रिट्रीट हुआ है हमारे ग्लेशियर्स का। ग्लेशियर्स जो है हमारे वो हो गए, सी लेवल राइज हुआ है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं। ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो कम हो गया है, प्रेसिपिटेशन चेंज हो गए हैं। नियर सरफेस ओशन सैलिनिटी भी चेंज हुई है। ग्लोबल एसिडिफिकेशन बढ़ा है, एसिडिफिकेशन मतलब कि टेम्परेचर बढ़ गया है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी स्नो कवर है वो डिक्रीज हुआ है हमारा। ओके, और कुछ यहाँ पे रिलेटेड डेटा अगर बात बताएं तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की बताएं तो 1.09 डिग्री सेल्सियस हायर है 2011 से 2020 देन 1850 to 1950।
1900। हर 4 डेकेड्स में हमारा जो टेम्परेचर है वो वार्मर हो रहा है। ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वो भी इंक्रीज़ हुआ है। आर्टिक सी आइस जो है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है बाय 0.2 मीटर बिटवीन 1901 टू 2018। और क्लाइमेट जोन्स जो है वो हमारे पोलवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं इन बोथ द हेमिस्फीयर। एंड जो ग्रोइंग सीजन है उसका एवरेज लेंथ जो है वो 2 डेज पर डिकेड हो रहा है सिंस द 1950 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ रिलेटेड डेटा। ये आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या इंक्रीज़ और क्या डिक्रीज़ हो रहा है, प्रॉपर इसके पॉइंट नहीं, ये सब आपको मेंस में ज़रूर काम आते हैं। फिर आते हैं स्केल ऑफ रीसेंट चेंजेस अक्रॉस द क्लाइमेट चेंज, जो कि अनप्रेसिडेंट है। तो कंसनट्रेशन जो है CO2 का वो अनमैच्ड है फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स। ग्लेशियल जो है रिट्रीट है वो भी अनमैच्ड है। सी लेवल राइज फास्टर हो रहा है देन एनी प्रायर सेंचुरी। समर आर्टिक आइस कवरेज जो है वो बहुत स्मॉलर हो गया है, देन स्मॉलर हो गया है। ओशन जो वार्म ओशन जो है वो हमारा टेम्परेचर उसका फास्टर राइज हो रहा है और ओशन एसिडिफिकेशन जो है हाईएस्ट लेवल पे है। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है वो वेदर को ऑलरेडी अफेक्ट कर रहे हैं और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो है एवरी रीजन अक्रॉस द ग्लोब। और ये लिंक किया जा रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, जैसे कि हीट वेव्स हो गए, हैवी प्रेसिपिटेशन हो गए, ड्राउट्स हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए। अब कुछ इसके डेटा अगर बताएं तो हॉट एक्सट्रीम्स जो है इंक्लूडिंग हीट वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मरीन हीट वेव्स जो है वो भी डबल हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स की वो भी इंक्रीज हो गई है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उनका अकरेंस भी बढ़ गया है ओवर लास्ट 4 डेकेड्स। फिर ह्यूमन जो है नेट पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स जो है ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं नेट पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स कॉज कर रहे हैं, जिसके कारण एडिशनल एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है हमारे क्लाइमेट सिस्टम में। तो अब सबसे पहले रेडिएटिव फोर्स क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की ज़रूरत है। तो रेडिएटिव फोर्स जो है वो चेंज है एनर्जी फ्लक्स में एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे नेचुरल और मैनमेड प्रोसेस से कॉज होती है। जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं उनमें नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स के कारण जो भी एनर्जी में चेंज हो रहा है उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। और पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग वो होता है कि अर्थ जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव करे और रेडिएट कम करे स्पेस में, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। अब हीटिंग जो है क्लाइमेट सिस्टम की वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मीन सी लेवल को बढ़ा रही है थ्रू आइस का लॉस हो रहा है लैंड में, एंड थर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ओशियन वार्मिंग। अब ओशन वार्मिंग जो है कहीं ना कहीं 91% ऑफ द हीटिंग अकाउंट करता है इन द क्लाइमेट चेंज। थर्मल एक्सपेंशन जो है एक्सप्लेन करते हैं कि 50% सी लेवल राइज हुआ है ड्यूरिंग 1971 टू 2018। और इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी जो है वो भी हमारी एस्टिमेट हुई है, उसको क्या बोलेंगे कि ग्लोबल मीन एयर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और डबल हो रहा है हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आते हैं ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा अंटिल 2050 अंडर सारे एमिशन सिनेरियोज जो है। और टारगेट जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस वो भी एक्सीड हो जाएगा ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। ठीक है, कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग है प्रोजेक्टेड है टू फर्दर इंटेंसिफाई द ग्लोबल वाटर साइकिल। इंक्रीज CO2 एमिशन और ओशन और लैंड कार्बन सिंक्स जो है वो भी हमारे लेस इफेक्टिव बन रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं पास्ट के कारण, और फ्यूचर ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इरिवर्सिबल है। ओके, अब क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रीजनल एडाप्टेशन की बात करें तो मल्टीपल क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स जो है वो प्रोजेक्ट किए हैं सारे चेंजेस हमारे वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये एक फिजिकल क्लाइमेट सिस्टम कंडीशन होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी और इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रीजनल मीन टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन, सॉइल मॉइस्चर वो भी सब चीज़ें हो रही है। लो लाइकलीहुड आउटकम्स है सच एज आइस शीट कोलैप्स हो रहा है, ओशन सर्कुलेशन चेंज हो रहे हैं, कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, सब्सटेंशियली लार्जर हो रहा है वार्मिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है जो कि ग्लोबल लेवल पे बात की गई हैं। अब अगर हम बताएं रीजनल फाइंडिंग फॉर इंडिया की अगर बताएं तो फॉलोइंग impacts are likely to be seen in India। तो हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस जो है, हीट वेव्स आपको मैंने पढ़ाया है तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आएगा। हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं और फ्रीक्वेंट हो गए हैं। एनुअल और समर मानसून प्रेसिपिटेशन वो भी इंक्रीज़ हो गया है, प्रेसिपिटेशन और रिवर फ्लड्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। फायर वेदर सीजन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं, लेंथन हो गए, इंटेंसिफाई हो गए। कवर्ड एरियाज एंड स्नो वॉल्यूम्स जो है वो डिक्रीज़ हो गया है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर राइज, ठीक है, हिंदू कुश हिमालय में जो भी टेम्परेचर राइज होने के कारण वहाँ का जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हुए हैं ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, और स्नो लाइन एलिवेशन जो है वो भी राइज हो गया और ग्लेशियल वॉल्यूम्स जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं। रीजनल मीन सी लेवल जो है वो भी कंटिन्यू राइज हो रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रीक्वेंट कोस्टल फ्लडिंग की तरफ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंडिया से रिलेटेड फाइंडिंग। अब आते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। तो एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो निकालती है, UNEP। तो इस अबाउट द रिपोर्ट बताएं तो ये एनुअल है, एनुअली इस रिपोर्ट को निकाला जाता है जो कि हमारे एमिशन गैप को मेजर करती है। एमिशन गैप का वही मतलब होता है कि जो भी हमने एस्टिमेट किया है और जो भी हमारा टारगेट है, मतलब जो भी हमने प्रिडिक्ट किया है और जो भी हमने अचीव किया है, तो उनके बीच का डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं हम एमिशन गैप। अब की हाइलाइट्स की बात करें तो लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है न्यू और अपडेटेड जो NDCs हैं और अनाउंस्ड प्लेजेस है फॉर 2030, तो उसमें कुछ ही इम्पैक्ट हुआ है जो कि रिड्यूस करेंगे 2030 तक एमिशन बाई ओनली 7.5%, रिजल्टिंग इन वार्मिंग 2.7% डिग्री सेल्सियस। एमिशन रिडक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 30% कट हमको चाहिए हमारी वार्मिंग को लिमिट करने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस, और 55% कट चाहिए कि हमारे जो वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस कट मतलब लिमिट मतलब कम हो। करेंट नेट जीरो टारगेट की अगर बताएं तो हमको ग्लोबल जो हमारा वार्मिंग है उसको लिमिट करना पड़ेगा टू अराउंड 2.2 डिग्री सेल्सियस बाई सेंचुरीज एंड। रिडक्शन जो है मीथेन एमिशन का फॉसिल फ्यूल वेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको कम करना पड़ेगा, जो कि हमको हेल्प करेगा एमिशन गैप को मिटाने में और रिड्यूस करेगा हमारी वार्मिंग। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसके कारण 5.4% ड्रॉप हुआ है हमारे फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में, बट जो है फिर से ये रिबाउंड हो सकता है बिकॉज ऑफ बहुत सारी जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स वगैरह वो फिर से चलने लगेंगी, एक्टिविटीज़ होने लगेंगी, तो उसके कारण जो है वो फिर से राइज हो सकता है। फिर आते हैं एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 द गैदरिंग स्टॉर्म। ये भी जो रिपोर्ट है ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करते हैं। तो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट और एमिशन गैप रिपोर्ट दोनों UNEP ही रिलीज़ करते हैं। ये रिपोर्ट जो है हमारे एडाप्टेशन जो गैप है उसको मेजर करती है, जो 3 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब की फाइंडिंग की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, प्लानिंग है, उसके जो भी वो ज़्यादातर वो नहीं कर पा रही है। तो अराउंड 79% ऑफ द कंट्रीज़ जो है उन्होंने एटलीस्ट 1 नेशनल लेवल एडाप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट जो है अडॉप्ट किया है। अब एडाप्टेशन कॉस्ट की बात करें एंड फाइनेंसिंग नीड्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए वो 5 से 10 टाइम ग्रेटर्स नीड है देन द करंट फाइनेंशियल फ्लो। तो एडाप्टेशन फाइनेंशियल गैप जो है वो लार्जर है दैन इंडिकेटेड इन 2020 एंड वाइडनिंग। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी कोविड-19 स्टिमुलस पैकेजेस ने प्रोवाइड किया है फॉर ग्रीन एंड रेसिलिएंट रिकवरीज वो करेंटली अभी रियलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो अब हम एडाप्टेशन जान लेते हैं। एडाप्टेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कंट्री जो है रिड्यूस करती हैं अपनी वर्ल्नरेबिलिटीज़, क्लाइमेट चेंज जो भी इफेक्ट कर रहा है उनकी वर्ल्नरेबिलिटीज़, तो उनको रिड्यूस करती हैं। एडाप्टेशन गैप की बताएं कि जो भी एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एडाप्टेशन है और जो भी हमारा टारगेट है उसका डिफरेंस। एडाप्टेशन कॉस्ट की बताएं तो जो भी हमारी एडाप्टेशन मेजर्स के लिए जो भी हम एडाप्टेशन मेजर्स लेते हैं उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा लगता है, फैसिलिटेशन के लिए लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं, उसको एडाप्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात बताएं तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन जो है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च की है US के साथ मिलके। ये बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ को एक साथ लाती है जो भी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है उनको भी, कि कार्बन इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं कि वो इनोवेटिव और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करें, जैसे कि हमारा नेट जीरो एमिशन हो सके 2050 तक। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो जेनेसिस बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 में बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट हुआ था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसके अंडर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी थी। ये वर्क करती है अंडर अम्ब्रेला ऑफ UN 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमारे रेलेवेंट चीज़ें अडॉप्ट करती है, एनवायरमेंटल इश्यूज देखती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा सेट करती है और इम्प्लीमेंटेशन प्रोमोट करती है कि जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड डायमेंशंस है कि हम सस्टेनेबल की तरफ मूव कर सके, हमारा जो एनवायरमेंट है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। मेंबरशिप
इसके 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है ये हेड चेयर कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और यूएनईपी डिपेंड है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, तो 95% ऑफ इनकम जो यूएनईपी की आती है वो मेंबर कंट्रीज जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करती हैं इसको। ये एडमिनिस्टर करती है और प्रोवाइड करती है सेक्रेटेरिएट फंक्शन फॉर मेनी मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट एंड अदर एंटिटीज। ओके, तो ये हो गई हमारी यूएनईपी। अब कुछ हम कन्वेंशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला साइट्स कन्वेंशन 1973 में आया था, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनका ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए है। फिर बॉन कन्वेंशन आया 1979 में, जो माइग्रेटिव स्पीशीज़ के लिए, ये ओनली कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे बेस्ड है। फिर वेना कन्वेंशन आया जो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए 1985 में लॉन्च किया गया। 1989 में बेसल कन्वेंशन आया, जो भी हम हजार्डियस वेस्ट जो है हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इंटर बाउंड्री ट्रांस बाउंड्री, तो ये बेसल कन्वेंशन आया। फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया 1992 में, सीबीडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो हम पढ़ेंगे। फिर रॉटरडम कन्वेंशन है कि आप जो भी कुछ भी सर्टेन हजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स ट्रांसफर करें तो उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए रॉटरडम कन्वेंशन है 1998 में। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए 2001 में। फिर मीना माता कन्वेंशन आया 2013 में, जो कि हमारे मरकरी के लिए था। तो दीज आर द कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको दिए जाएंगे आगे आगे हम पढ़ेंगे इन कन्वेंशंस को। अब कुछ मेजर रिपोर्ट्स जो यूएनईपी रिलीज करते हैं, तो पहला है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट और कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये सब जो है यूएनईपी रिलीज करते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है रिलीज किया है। तो की हाईलाइट्स पढ़ने के बाद ही हम डब्ल्यूएमओ के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अभी जो है 413.2 पार्ट्स पर मिलियन जो है 2020 में ज़्यादा हो गया है। मीथेन जो है वो 262% हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड 123% हो गया है 1750 के लेवल से अगर मेजर किया जाए। 1990 से 2020 तक रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो हमारा कहीं ना कहीं वार्म कर रहा है हमारे क्लाइमेट को पूरी तरह, और लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं 47% और CO2 80%। नंबर आर बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग ऑफ WMO's ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क। ठीक है, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि WMO कन्वेंशन हुआ था 1950 में, वहाँ पे रेटिफाई की गई थी। ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1873 में बनी थी। और जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड, उसके बिहेवियर के रिलेटेड, वो इंटरेक्ट कैसे करता है, लैंड ओशन कैसे रहते हैं, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, तो जो भी अर्थ हमारा प्रोड्यूस करता है उन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना। हेडक्वार्टर अगर बताएं तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप की बात बताएं तो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, और इंडिया भी इसका मेंबर है। और ये इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारी, किसकी, यूनाइटेड नेशन की। फिर आते हैं ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, तो ये हो गई हमारी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की बात करें तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जो है ये बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन, ये पब्लिश कौन किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने मिलकर किया है। की फाइंडिंग क्या है कि हमारा जो मीथेन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो मीथेनिक एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो गया है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड जो कंसंट्रेशन है वो मीथेन का ही सबसे ज़्यादा है। मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पे रीच कर गया है। एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जो है वो रिड्यूस हुआ है बाई 45%। ठीक है, और वेरिंग मिटिगेशन पोटेंशियल की बात करें तो मिटिगेशन पोटेंशियल जो है बिटवीन द कंट्रीज और द रीजन वो भी वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना का मिटिगेशन पोटेंशियल जो है वो बेस्ट है कोल प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक के लिए, और इंडिया का वेस्ट सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है उनका ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है फॉर लो कॉस्ट मीथेन। और रिकमेंडेशन क्या दी गई है मीथेन को एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, तो बिहेवियरल चेंज आपको करना है, फूड वेस्ट रिड्यूस करना है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करना है और हेल्दी डाइट्स को अडॉप्ट करना है। अदर मेजर्स दिए गए कि ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट को इंप्रूव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट करना है, और ग्लोबल टैक्स जो है मीथेन पे एमिशन पे उसको कम करना है।
ओके अब हम देखते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोरिलेशन क्या है। तो ये जो अलग अलग से दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोरिलेशन की जेनेसिस की बात करें तो 2012 में गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश, कनाडा, घना, मेक्सिको, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट UNEP के साथ मिलके एक साथ आए और उन्होंने बोला कि जो भी हमारे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं उनके लिए हमको उनको ट्रीट करने के लिए हमको बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है और अर्जेंट नीड है। और जो भी हमारे क्लाइमेट से चीज़ें हो रही, जो भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उनको भी हमको कलेक्टिव एड्रेस करना है, तो उसके लिए ये बनाया गया। कोरिलेशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो होस्ट UNEP करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि एयर क्वालिटी हमको इम्प्रूव करना है और शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है उनको जो है रिड्यूस करना है, उनके लिए एक्शंस लेने हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अब मेंबरशिप अगर बताएं तो ये वॉलंटरी पार्टनरशिप है हमारे गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, और इंडिया जो है स्टेट पार्टनर है और इंडिया जो है इसका मेंबर है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोरिलेशन का। तो ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट के लिए है। अब हम आते हैं ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की अगर बात करें तो इंडिया जो है रिसेंटली को चेयर कर रही है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को। ये एक वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जो कि हमारे एंथ्रोपोजेनिक जो भी मीथेन एमिशन हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए लिया गया है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और ये क्रिएट किया गया था 2004 में और इसके मेंबर की बात करें तो 45 कंट्रीज इसका मेंबर है और इंडिया जो है इसका मेंबर है। अबाउट मीथेन की अब बात करें तो मीथेन जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जो हमारे डेकेड 10 साल के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है अगर एक बार एमिट हुआ तो। सोर्सेस मीथेन की बात करें तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल में अगर बताएं तो वेटलैंड से सबसे ज़्यादा मीथेन हमारा बाहर आता है। इनलैंड वाटर्स हो गए, ग्लेशियर, जियोलॉजिकल ओशियंस हो गए, टर्मिटाइड्स, वाइल्ड एनिमल्स, पर्माफ्रॉस्ट और वेजिटेशन हो गए। एंथ्रोपोजेनिक अगर बताएं तो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और उसके यूज़ एग्रीकल्चर और वेस्ट से आता है। मीथेन जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है जो कि डेंजरस होता है हमारे एयर पॉल्यूटेंट। ओजोन एट्रीब्यूटेड टू एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन जो है कहीं ना कहीं प्री मैच्योर डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉज करता है। मीथेन शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम मीन्स ये जो है क्विकली एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशन से मतलब रिड्यूस किया जा सकता है, रिजल्ट इन रैपिड रिडक्शन इन क्लाइमेट फोर्सिंग। ठीक है। और अब आते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये एक पावरफुल क्लाइमेट फोर्सेस है जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रहते हैं फॉर मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, और हमारे क्लाइमेट को वार्म करते हैं। बट ये वार्मर जो इफेक्ट होता है इनका वो बहुत ज़्यादा होता है। सर्टेन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जो है वो एयर पॉल्यूटेंट के लिए भी डेंजरस होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं जो हमारे पीपल, इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं। कुछ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जो मैन मेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल अप टू 45% ऑफ करेंट ग्लोबल वार्मिंग। ब्लैक कार्बन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो हमारे प्लैनेट को वार्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। तो ये हो गया शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। अब आते हैं इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट। तो ठीक है, तो एज इंडिया जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2021 में यूनियन मिनिस्टर पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने हाईलाइट किया कि जो भी इंडिया ने गेन किया है अपने INDC टारगेट में। तो इंडिया का NDC टारगेट क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसको 40% हमको इंक्रीज करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमको अचीव करना है बाई 2030। एमिशन इंटेंसिटी जो है GDP के उससे जोड़ा वो किया जाए तो 30 to 35% जो है डिक्रीज करना है 2030 तक। और एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फोर्सेस एंड ट्री कवर। अब इंडिया का अचीवमेंट अभी तक क्या है कि इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाई है। 38.5 जो है इंडिया की इंस्टॉल पावर जनरेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रही है। और इंडिया जो है एमिशन रिडक्शन उन्होंने कितना है कि 28% किया है ओवर 2005 लेवल अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 35% बाई 2030। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ओनली 110 कंट्रीज़ जो है जो भी हमारी पेरिस अकॉर्ड की पार्टी है उन्होंने अपना अपडेटेड NDC टारगेट सबमिट किया है फॉर लिमिटिंग देयर कार्बन एमिशन। बट चाइना और इंडिया ने अभी मिस कर दिया है UN की डेडलाइन। ओके, सो दीज आर द सम सिनेरियो जो ग्लोबल सिनेरियो हमने देखा। मैं आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरमेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।